नेशनल हेराल्ड केस। मैं सीधे इसकी शुरुआत करता हूं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये नेशनल हेराल्ड केस एक फ्रॉड केस है जिसमें कि मेन अक्यूज्ड राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं और कोर्ट ने भी ये बात एक्सेप्ट की है और इसके ऊपर कार्रवाई भी की है। और उसी के चलते रिसेंट दिनों में अभी ईडी ने 752 करोड़ की प्रॉपर्टी इसमें अटैच करी है। और ईडी का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को सफेद धन करना उसका केस है। तो अब जितना तिरछा ये काम है उतना ही तिरछा इसका अंजाम भी है और ये समझने में भी थोड़ा जलेबी टाइप का है। तो सीधे इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज जिस तरीके से आप सभी के घर में न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक उसी तरीके से आजादी के पहले नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर पूरे भारत में चलता था, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। और इसकी जो मेन शुरुआत की थी वो नेहरू जी ने की थी 1938 में। तो अब किसी भी न्यूज़पेपर को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी प्रिंटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए भी नेहरू जी के साथ साथ 5000 बाकी फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और एक कंपनी जिसका नाम था AJL यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी की स्थापना की। अब आप पूछोगे कि यार न्यूज़पेपर और कंपनी का क्या रिश्ता? तो बेसिकली किसी भी न्यूज़पेपर के पीछे एक कंपनी होती है जो उसकी सारी चीजें मैनेजमेंट से लेके, प्रिंटिंग से लेके, रिसोर्सेज से लेके सभी चीजें देखती है। एक तरह से वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर उस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होता है और वो कंपनी ही उसकी ओनर होती है। और अगर हम आज की डेट में देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स के पीछे जो कंपनी है वो है HT मीडिया लिमिटेड। सिमिलरली द हिंदू के पीछे है द हिंदू ग्रुप एंड कस्तूरियन सन्स लिमिटेड। और ठीक इसी तरह से नेशनल हेराल्ड की जो ओनरशिप थी वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के पास थी। और इस कंपनी के शेयर होल्डर वो सभी के सभी 5000 फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके साथ मिलकर नेहरू जी ने एक कंपनी शुरू की थी। और इस कंपनी का कोई एक इकलौता शेयर होल्डर नहीं था। एक तरह से इस कंपनी में सभी के सभी लोग बराबर के हिस्सेदार थे। अब इस AJL ने 3 लैंग्वेजेस में ये अखबार पब्लिश किए, जिसमें कि हिंदी वाली न्यूज़पेपर का नाम था नवजीवन, इंग्लिश वाली न्यूज़पेपर का नाम था द नेशनल हेराल्ड और उर्दू में जो न्यूज़पेपर आता था उसका नाम था कौमी आवाज। अब इसमें से जो ये नेशनल हेराल्ड था वो इंडियन ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसे 1942 में बैन भी कर दिया था, जिसको कि बाद में यानी 1945 में वापस से रिपब्लिश कर दिया था। अब देश आजाद होता है और धीरे धीरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बातें इस न्यूज़पेपर से कम होने लगती हैं और फिर ये न्यूज़पेपर कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर के विजन, पॉलिसीज और उनकी बातें पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। अब ये नेशनल हेराल्ड शुरुआत से कुछ खास प्रॉफिटेबल था नहीं, लेकिन हमारे नेहरू जी को इससे कुछ ज्यादा ही लगाव था। उन्होंने तो साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर उन्हें अपना आनंद भवन भी बेचना पड़ जाए तो भी वो नेशनल हेराल्ड को बंद नहीं होने देंगे। लेकिन आगे चल के नेशनल हेराल्ड को काफी ज्यादा दिक्कत आई, मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स भी बढ़े और फाइनली 2008 में नेशनल हेराल्ड इतने ज्यादा लॉस में आ गया कि उसे बंद करना ही पड़ा। लेकिन इन बीते सालों में जब AJL की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी और वो लगातार लॉस में ही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने उसको जिंदा रखने के लिए AJL को 90 करोड़ का लोन दिया था। अब इसको याद रखना। तो पहली चीज तो यहीं पर आ जाती है कि कांग्रेस बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी वो किसी कमर्शियल पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकती, ये कम्प्लीटली इलीगल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना था कि वो AJL और नेशनल हेराल्ड को इस देश के धरोहर मानते हैं और उसको जिंदा रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब इसका दूसरा पार्ट आता है। तो बेसिकली ये जो कंपनी थी ये शुरुआत से कुछ खास प्रॉफिटेबल तो थी नहीं, लेकिन इस कंपनी के पास एसेट्स बहुत सारे थे। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लो कोई इंसान है जिसकी 20-30 हजार की नौकरी है, लेकिन उसके पास एसेट्स यानी कि गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, घर और प्रॉपर्टीज वो बहुत सारी हैं। तो यही सेम चीज AJL के साथ भी थी। AJL को ग्रो करने के लिए दोनों ही गवर्नमेंट यानी स्टेट और सेंटर ने उसे लीज पर जमीन प्रोवाइड की थी और रिपोर्टेडली ये सारे के सारे एसेट्स जो कि AJL के पास थे वो लैंड यानी जमीन के फॉर्म में ही थी, जिसको वो लोग बेच तो नहीं सकते थे लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर उसको यूटिलाइज करके अपना प्रॉफिट जरूर बना सकते थे। और इन सभी प्रॉपर्टी की कीमत रिपोर्टेडली 2000 करोड़ बैठती है। अब इसमें आता है एक ट्विस्ट। अब आपको याद होगा कि कांग्रेस ने AJL को संभालने के लिए उसे 90 करोड़ का लोन दिया था। अब लोन तो रीपे करना ही होगा, तो या तो AJL उसे कमा के दे या फिर अपने एसेट्स बेचे और उसमें से 90 करोड़ के लोन को वो चुका दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पर एंट्री होती है एक तीसरे झोल की और उस कंपनी का नाम है यंग इंडियन लिमिटेड। अब इससे पहले आपको समझने में और भी ज्यादा मुश्किल हो, मैं आपको बता दूं कि साल चल रहा है 2010 और AJL के जो 5000 शेयर होल्डर्स थे यानी वो सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स, उसमें से अब बच के जो टोटल शेयर होल्डर्स रह गए हैं वो है अब 1057 यानी 5000 से घट के अब जो शेयर होल्डर्स रह गए हैं वो है 1057। अब एक बार फिर से एंट्री कराते हैं यंग इंडियन लिमिटेड की। तो होता क्या है कि AJL को 90 करोड़ का लोन कांग्रेस को देना होता है, लेकिन अचानक से इन सभी के बीच में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी आ जाती है और वो क्या करती है कि वो कांग्रेस को 50 लाख रुपए देती है और बदले में कांग्रेस जो AJL से 90 करोड़ का लोन था वो उस लोन को यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर देती है। यानी कि जो लोन की ऑथराइजेशन है वो कांग्रेस से हट के कांग्रेस खुद यंग इंडियन लिमिटेड के लिए ट्रांसफर कर देती है। तो जो 90 करोड़ AJL को कांग्रेस को देने थे वो अब यंग इंडियन के पास जाएंगे। अब इस ट्विस्ट में आता है एक महा ट्विस्ट।
एजीएल ने 90 करोड़ देने के बजाय अपने सारे एसेट्स और सारे शेयर्स यंग इंडिया के नाम कर दी। और इसका मतलब हुआ कि एजीएल ने अपने सारे के सारे एसेट्स और सारे की सारी प्रॉपर्टी जो कि 2000 करोड़ की थी और सारे शेयर्स वो ट्रांसफर कर दिए यंग इंडियन लिमिटेड को। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कंपनी है यानी कि यंग इंडियन लिमिटेड, इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी 78% के शेयर्स रखते हैं और रिमेनिंग 24% ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा उनके पास थे, जो कि अगेन कांग्रेस के लीडर्स थे क्योंकि वो दुनिया में नहीं रहे। तो इस पूरे के पूरे गेम में कहानी ये होती है कि एजीएल, इसके शेयर होल्डर्स 5000 से घटकर 1057 यानी 1057 रह गए थे, वहां से उनके 2000 की सारी प्रॉपर्टी जो है वो कांग्रेस की जेब में डाल दी जाती है। अब अचानक से ये जो चीजें होती हैं कि यंग इंडियन का आ जाना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाना और बस 50 लाख देके एक यंग इंडियन नाम की कंपनी जिसकी शुरुआत ही एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हुई थी, वो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है। ये हुई है 2010 में, यानी कि 2009 वो साल जिसमें यूपीए की सरकार बनी थी, उसके जस्ट अगले साल में। अब अभी तक तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि रियलिटी में किसी को भनक तक नहीं थी कि ऐसी कोई हेरा फेरी कांग्रेस में हो चुकी है। लेकिन दिक्कत आती है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस चीज को लेके कोर्ट में केस कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जितने भी लोग यंग इंडियन में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं, ये वही सेम लोग हैं जो कांग्रेस और एजीएल में दोनों ही जगहों पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और ये इलीगल तरीके से आपस में ही पैसा घुमाए जा रहे हैं और पब्लिक पैसे को अपने खुद के यूज में लाना चाह रहे हैं, जिसका सीधा सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हो रहा है। इनका कहना था कि एजीएल जो कि अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी बेचकर उस 90 करोड़ के लोन को वापस से रीपे कर सकती थी, तो फिर उसने अपने सारे के सारे शेयर्स यंग इंडियन को ट्रांसफर क्यों कर दिए। दूसरी चीज इन्होंने कही कि कांग्रेस बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी वो कमर्शियल पर्पस के लिए लोन दे ही नहीं सकती क्योंकि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल है। इसके आगे इन्होंने ये भी कहा कि एजीएल में कई सारी फ्रीडम फाइटर्स का पैसा लगा हुआ था, तो जब एजीएल ने अपने सारे के सारे शेयर्स यंग इंडियन को ट्रांसफर किए तो कांग्रेस के लोगों को छोड़कर बाकी किसी को भी इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं लिया। यानी कि कांग्रेस के लोगों को छोड़कर बाकी किसी भी शेयर होल्डर को ये बात पता ही नहीं थी कि एजीएल से यंग इंडियन को सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऊपर से ये भी बात है कि बस 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन ने जो 90 करोड़ के लोन की ओनरशिप ले ली थी, उसमें एक्चुअली में यंग इंडियन के पास इतना पैसा था ही नहीं। उन्होंने एक डिटॉक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 1 करोड़ का लोन लिया था और उसके बाद वो 50 लाख रुपए कांग्रेस को ट्रांसफर किए थे। और जिस एड्रेस पर ये डिटॉक्स नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर रियलिटी में कोई कंपनी है ही नहीं और यहाँ पर एक 3 BHK का गेस्ट हाउस मौजूद है। ऑल्सो यंग इंडियन लिमिटेड जिसकी शुरुआत बस 5 लाख रुपए के साथ हुई थी, वो भी एज अ चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्ग की तरह, उसके पास आज की डेट में 800 करोड़ के एसेट्स हैं। अब वैसे तो ये केस सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस के बीच का है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को ज्वाइन करने से लगभग 1 साल पहले ही ये केस कर दिया था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साथ इसमें ईडी और इनकम टैक्स भी कूद पड़ी है। सुब्रमण्यम स्वामी इन्हें एक्यूज कर रहे थे क्रिमिनल और चीटिंग के एस्पेक्ट में। ईडी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देख रही है और मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी को व्हाइट करना। और इनकम टैक्सेस पूरे मामले में इसीलिए आई क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो एजीएल के टाइम पर डिटेल्स दी थी वो मिसमैच हो रही थी और जो 90 करोड़ का लोन कांग्रेस ने एजीएल को दिया था उसको बनाए रखने के लिए उसका कोई भी पूरा डॉक्यूमेंट ना तो कांग्रेस के पास था और ना ही एजीएल के। तो इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी, ईडी और इनकम टैक्स ये तीनों इस केस में शामिल है। और रिसेंटली तो ईडी ने 752 करोड़ की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते इसमें अटैच कर दिया। यानी कि ईडी ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये पूरा का पूरा केस एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और शायद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस केस के चलते जेल जाना पड़े, जैसे कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते पहले से ही जेल में है। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा और अगर ऐसा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।